खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। अदलिया के उमूर में मुदाखलत हो रही है या नहीं हो रही, ये एक बहुत बड़ा मौजू इस वक्त बना हुआ है। जजेस की जानिब से खतूत भी सामने आए हैं। आज एक और ख़त का कंटेंट भी सामने आया जो कि मुबैना तौर पर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से लिखा गया है। उस पर अटॉर्नी जनरल को टेलीविजन पर आकर वजाहत भी करना पड़ी और कह रहे हैं कि जी उमूर में मुदाखलत नहीं हो रही। फिर अता तारड़ साहब ने और आजम नज़ीर तारड़ साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी कह रहे हैं कि अदलिया के उमूर में मुदाखलत नहीं हो रही। इसके अलावा आज दो बेंचेस जो बनाए गए थे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो जजेस के मामले पर, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से, उस पर भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं। तो जजेस और फिर 6 जजेस के खत का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो जजेस पर दबाव है या नहीं है, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि कोई दबाव नहीं है। अगर दबाव नहीं है तो फिर प्रोसीडिंग्स क्यों चल रही हैं, और फिर ये जो खतूत सामने आ रहे हैं ये क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा मौजू है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से पहली मरतबा ये जो तीसरी मरतबा एतराज़ात उठाए गए हैं, उसमें आज हमारे सामने वो सवालात सामने आए हैं कि क्या एतराज़ात हैं या किन सवालों का जवाब तहरीक इंसाफ से मांगा गया है। तहरीक इंसाफ क्या वाकई अपने इंतखाबात सही तरीके से कराने में कामयाब नहीं हो पा रही, तो इस पर भी बात करते हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ ट्राइब्यूनल्स बनाए थे। ये बहस हम पिछले दिनों भी करते रहे हैं कि वो ट्राइब्यूनल्स जो हैं उसको नोटिफाई करना, इलेक्शन कमीशन का क्या सवाबदीदी इख्तियार है कि लाहौर हाई कोर्ट जो भी जज दे उसको वो रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको नोटिफाई करें या ना करें, ये उनका इख्तियार है। या फिर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से या किसी भी हाई कोर्ट की तरफ से अगर ट्राइब्यूनल्स के लिए जजेस के नाम आ गए हैं तो उनको नोटिफाई करना ही होगा। इस मामले में क्या माहिरीन राय रखते हैं, और फिर मखसूस नशस्तों का मामला, कुछ और चीज़ें भी, ये तमाम चीज़ें मैं रखने जा रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और माहिर कानून अबूज़र सलमान न्याजी साहब के सामने। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। सबसे पहले तो ये जो जजेस पर दबाव का मामला है, ये ज़रा बता दीजिए क्या है, ये दबाव है नहीं है, क्योंकि आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि कोई दबाव ही नहीं है। देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि दबाव नहीं है, वो तो दबाव के बेनिफिशरी हैं, तो वो तो कभी नहीं कहेंगे कि दबाव है। जहाँ तक दबाव है कि नहीं है, मेरे ख्याल से इस मुल्क के बच्चे को अब पता है कि इस मुल्क की अदालतों पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, और अदालतें उसका कितना दबाव डाल रहे हैं, दबाव का कितना उसका वो इफेक्ट पड़ा है उनके ऊपर, वो भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं। एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई है, पहली मरतबा के 2 बेंचेस बने हैं और 2 जजेस की पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लीक होने के मामले पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई है। ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है आपके? यार देखें, पहले बात सुने, ये स्टार्ट होती है बात, सबसे पहले रिज़ाइन देते हैं लाहौर हाई कोर्ट के एक जज शाहिद जमील साहब। उन्होंने इकबाल का शेर भी लिखा था, मफहूम समझे तो समझ आ जाएगी क्यों रिज़ाइन किया था। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर आता है। फिर उसके बाद आपने देखा एक कैंपेन स्टार्ट होती है 2 जजेस के खिलाफ, जस्टिस कियानी, जस्टिस बाबर के खिलाफ। फिर उस खास मखसूस किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं उनके तहत व्हाट्सएप मैसेज लीक किए जाते हैं, सारा कुछ किया जाता है, एक ही तरह के मैसेजेस आते हैं। फिर आज जस्टिस बाबर सत्तार साहब का मैसेज आ जाता है। अब इस सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करें तो इसका मकसद क्या है? अब जुडिशरी पे दबाव डालने का आपका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने मुल्क के जुडिशल प्रोसेस में इंटरफेयर करके उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी मासूम को आपने सज़ा दिलवानी है। और वो मासूम कौन है? इस वक्त वो जो अडयाला जेल का रिहायशी है वक्ती तौर पे, जिसको आपने वहाँ पे नाहक बंद करके रखा हुआ है। टारगेट ये है कि मेरिट पे केस कुछ ना बने, लेकिन जजेस को दबाव में डाल के, जिस तरह सारा आप देखें ट्रायल हुआ, वो क्या ट्रायल था? वो बेहुदा था, वो मजाक किया इन्होंने मुल्क के जुडिशल प्रोसेस के साथ कि आपने जेल के बंद कमरों में अंधेरे के अंदर मीडिया को एक्सेस नहीं है, पब्लिक को एक्सेस नहीं है, आपने वहाँ पे सारे प्रोसीजर, बुनियादी हकूक को बाईपास करके एक ट्रायल किया, कन्विक्शन सिक्योर की, पूरी रियासत की मशीनरी लगा के, और उसका नतीजा क्या निकला? वो जब अपील पे केसेस सुने जाते हैं तो उनका मजाक उड़ता है। अब वो मजाक उड़ रहा है तो वो उन लोगों को पसंद नहीं आ रहा जिन लोगों ने वो सजा दिलवाई। अब वो मजाक उड़ रहा है तो उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि क्यों अगले शख्स को उसके बुनियादी हकूक जो है उसके बहाल करने की अदालतें कोशिश कर रही हैं। फाइनली इन जजेस ने भी देखा 8 फरवरी को इस मुल्क की आवाम कहाँ खड़ी है। जब क्योंकि देखें, जुडिशरी पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी के बगैर नहीं चल सकती, उनको भी पता है आवाम कहाँ खड़ी है, आवाम देख रही है। कानून और आइन के मुताबिक ही चलेंगे। देखना, कानून और आइन पे चल रही है नहीं चल रही, ये किसने अल्टीमेटली जज करना है? आपकी आवाम ने करना है। अगर जुडिशरी आइन को बाईपास करेगी, कानून को बाईपास करेगी, तो आवाम की नज़रों में गिर जाए तो फिर रेलेवेंट नहीं रहती आपका पूरा इदारा, बिल्कुल आप कहते डिसफंक्शनल हो जाता है आवाम की नज़र में। तो हर शख्स को जो इस मुल्क की बड़ी कुर्सी पर बैठा है उसको आवाम की एक्सेप्टेंस चाहिए। तो जजेस ने
भी देखा कि हमने देखना है अवाम कहाँ खड़ी है, और हम अगर आइन और कानून के साथ खड़े होंगे तो अवाम भी हमें अप्रिशिएट करेगी। तो जजेस ने भी फाइनली डिसाइड कर लिया, ये जो एक डर का एक माहौल बना दिया गया है अदारों को मफलूज करने का, हमें भी इससे बाहर आने की जरूरत है। तो उन्होंने फिर बड़ी अच्छी बात उन्होंने दिखाया। देखें, इसमें हम ये नहीं कह रहे हमें फेवर दे अदालत, हम ये नहीं कह रहे जी हमारे लिए खास हमें कोई कानून में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें या हमारे लिए खास तशरीह करें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं आप इंडिपेंडेंटली फैसले करें बगैर किसी दबाव के। अब उन्होंने करने शुरू किए हैं, तो अब देखें उसके साथ उनके बाद क्या हुआ, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। लेकिन हम खड़े हैं जजेस के साथ। देखें, यही जजेस, मैं हमेशा कहता हूं, कल को कोई और पार्टी भी मुसीबत में होगी ना, तो यही जजेस जो खड़े हैं वो उनके साथ खड़े होंगे। इस वजह से हमें इंडिपेंडेंट जजेस के लिए, बाबर सत्तार साहब जैसे जजेस के लिए हमेशा उनको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं, उनको किसी पार्टी के साथ। आप अभी बात कर रहे थे बानी चेयरमैन अडयाला के रिहायशी की। आज एक बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में कि वो एक नायब तरमीम वाले केस में वो फरीक हैं, तो ऐसे में कोई शख्स अपने वकील के जरिए भी उसका अपीयर होना काफी समझा जा सकता है, या उनका खुद इन पर्सन मौजूद होना या वीडियो लिंक के जरिए होना, जैसे कि अब इमरान खान की वीडियो लिंक के जरिए से जो है वो पेशी को यकीनी बनाया जा रहा है या अपना मौक़िफ़ देने के लिए। परसों देखें, जब भी कोई शख्स कोई केस फाइल करता है, अगर वो क्रिमिनल केस ना हो जिसमें तो एक अक्यूज्ड की हाजिरी जरूरी होती है ना, वो तो एक लॉ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कोई सिविल केस होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस होता है, कोई हाई कोर्ट की रिट पिटिशन होती है, सुप्रीम की कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन होती है, सुप्रीम कोर्ट की, तो हाँ आपके पास बिल्कुल आपका राइट होता है, आप जाके उस केस में पार्टिसिपेट करें, आप उसको देखें, जाके वहां पे बैठे अपने काउंसिल के साथ, या इवन आप खुद भी आर्ग्यू कर सकते हैं केस, आपके पास राइट होता है, आप पिटिशनर इन पर्सन हो सकते हैं। और खान साहब ने इस पर अपना नोट लिख के दिया है कि इस केस पे मैं खुद आके आर्ग्यू करना चाहता हूं, दैट इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 9 एक्सेस टू। और अगर वो उनसे कहा जाए कि आप अपने वकील के जरिए अपीयर हो जाएं, काफी है। देखें, वो तो अदालत फैसला जो करेगी, जाहिर बात है हम इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन मानना तो पड़ेगा। लेकिन वीडियो लिंक के जरिए हो गया है, लेकिन मेरा इंसाफ का तकाजा ये है कि उनको बिल्कुल कोर्ट बुलाया जाए, उनको आने दिया, उनको अपॉर्चुनिटी बिल्कुल देनी चाहिए, वो कोर्ट आए। और अगर वो कोर्ट नहीं, कोई इशू वो कहते हैं मजबूरी है, तो फिर एटलीस्ट उनको वीडियो लिंक के जरिए उनको, जिस तरह कोर्ट ने खुद कहा, देखें ओपन जस्टिस का ज़माना है, ये पुराने ज़माने की अदालतें नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है, यूट्यूब पे आपके सारे जुडिशरी के सारे केसेस आपको नज़र आते हैं। तो इस वजह से हमें जमहूरियत के अंदर इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, बिल्कुल उनको उनका राइट है और उनको वो मिलना चाहिए कि वो आके कोर्ट में पार्टिसिपेट करें प्रोसीडिंग्स में। सही। अच्छा ऐसा ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने कुछ ट्राइब्यूनल्स के लिए जजेस के नाम दिए, इलेक्शन कमीशन ने उसको नोटिफाई नहीं किया। क्या ये इख्तियार किसी भी अदालत के चीफ जस्टिस का है कि वो जो नाम चाहें दे दें और उसको कोई इंटरवीन नहीं कर सकता, या ये सवाबदीदी इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है कि वो चाहे तो उनको नोटिफाई करें या चाहे तो और नाम मांग लें? देखिए, इलेक्शन कमीशन, पहली बात बता दूं, इन केसेस में पार्टी है। जो इलेक्शन पिटिशंस ट्रिब्यूनल्स में फाइल हो रही हैं, दे आर पार्टी इन दिस प्रोसीडिंग्स के, उनसे हम लोग अग्रीव्ड हैं। फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अग्रीव्ड हैं। अगर एक शख्स में अग्रीव्ड हूं तो उसकी मर्जी का जज तो पॉइंट नहीं होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस है, प्रिंसिपल है। साथ ही साथ अब कानून पे आ जाते हैं। देखिए, इन्होंने लेटर लिखा इनिशियली, जो पिछले चीफ जस्टिस थे मवीर भट्टी साहब, कि हमें 9 जजेस चाहिए, ठीक है जी। अब 300 पिटिशंस हैं, 300, ठीक है जी, और वो सिविल कोर्ट के ट्रायल की तरह चलेंगी। उन्होंने उस पर 2 जजेस के नाम भेजे, फिर उसके बाद जब नए चीफ जस्टिस है, उन्होंने उसी लेटर की कंटिन्यूएशन में उनको 7 और जजेस भी भेज दिए, ठीक है। सो इन्होंने 9 मांगे, इनको 9 मिल गए लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। अब यहां पे इलेक्शन कमीशन ने 2 जजेस को नोटिफाई किया, एक मुल्तान में और एक लाहौर में जी। बाकी 7 जजेस नोटिफाई नहीं हो रहे। अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर नहीं है कि वो सिलेक्ट करेगा जी ये मुझे ज़्यादा पसंद है, ये मुझे कम पसंद है, मैं इसको चूज करूंगा। अगर आपके 9 नाम मांगे, आपको 9 नाम मिले, तो यू आर बाउंड अंडर द लॉ कि आप उसको नोटिफाई करें। अगर वो आप नहीं करें नोटिफाई, दैट मीन्स कि या तो कोई बदनीति का एलिमेंट है, या कुछ चीज़ है जो आप छुपा रहे हैं, या आप नहीं चाह रहे हैं जजेस अपॉइंट हो। अगर वो आप लिस्ट देखें जजेस की, आप अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च भी करते हैं, लाहौर में काम करते रहे, दे आर कॉम्पिटेंट जजेस, बड़े बोल्ड जजेस हैं, जैसे शाहिद करीम साहब हैं, अनवार हुसैन साहब है, आसिम हफीज साहब हैं। ये लाहौर हाई कोर्ट के, इनको लोग कहते हैं ये हीरे जजेस हैं, क्योंकि बड़े बोल्ड जजेस हैं। आप देख लें, मुशर्रफ साहब को फांसी की सजा किसने दी थी? जैसे शाहिद करीम ही थे ना। तो इस तरह से बड़े बड़े फैसले करने वाले जजेस हैं, तो बड़े बोल्ड जजेस हैं। तो बोल्ड जजेस पता है आपको आजकल सबकी वो गले की हड्डी बने हुए ना बोल्ड जजेस। इलेक्शन कमीशन ये नहीं मानता, ऑर्डर फर्ज कीजिए, ये ट्राइब्यूनल्स में नहीं मानता। तो अब इसका अगला मरहला
मामला क्या होगा? क्या लाहौर हाई कोर्ट इस पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स लॉन्च कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला आएगा? और आएगा तो कौन आएगा? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स तो तब होती हैं जब कोई जुडिशियल ऑर्डर पास हो, उसकी वॉयलेशन हो। इसमें तो उन्होंने लेटर की थी, लेकिन इसमें अगर आप एक शायद आपको जहन में आपके नहीं आ रहा, जो सलमान कमराजा साहब ने एक पिटीशन फाइल की हुई है जी इसी इशू के ऊपर कि 9 जजेस अपॉइंट होने चाहिए थे। तो अगर उसमें वो जस्टिस शाहिद करीम ही सुन रहे हैं, अगर वो उसमें ऑर्डर आ जाता है कि आप 9 अपॉइंट करें तो इलेक्शन नहीं, 9 का तो मसला नहीं है। हाँ। मसला तो जजेस का है कि कौन से 9 होंगे। नहीं देखें, 9 इलेक्शन कमीशन को पहली बात है मेरे ख्याल से 15 जज तो चाहिए, 300 पिटिशन हैं, ठीक है। अगर चाहते हैं कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड ना हो, टाइम पे फैसले हो जाएं, अगर इनको 9 से भी इनको मुझे समझिए 9 भी इनको चाहिए, इनको 2 जजेस चाहिए, मतलब 10 साल बाद डिसाइड करने, 20 साल बाद डिसाइड। मेरा सवाल यह है कि अब इलेक्शन कमीशन फर्स्ट कीजिए उन्हें नोटिफाई नहीं करता तो अगला लेवल क्या होगा? ये सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा? नहीं, इलेक्शन कमीशन अभी अगर पहले तो किसी अग्रीव्ड पार्टी को, जैसे हम हैं फॉर इंस्टेंस, अगर वो नहीं अपॉइंट करे जजेस तो हम कोर्ट जाना चाहिए। ऑलरेडी आपको कोर्ट जाना चाहिए। हाँ, सलमान राजा साहब गए हुए हैं, ठीक है। अब अगर उसी केस पे फैसला आ जाता है कि नहीं जी 9 जजेस जो हमने लिस्ट भेजी है लाहौर हाई कोर्ट ने, यू हैव टू नोटिफाई देम अंडर द लॉ, आपके इधर उधर नहीं कर सकते, पिक चूज नहीं कर सकते अपनी ख्वाहिश के मुताबिक या किसी और की ख्वाहिश के मुताबिक, ठीक है जी। अगर जजमेंट आ जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन इज बाउंड कि उन्होंने वो नोटिफाई करने, अगर नहीं करते देन कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स आपकी होंगी। सही, और वो हाई कोर्ट में होंगी। जी उन्हीं जज के पास जहां से फैसला आएगा। अच्छा ये बता दीजिए कि ये जो मखसूस नशस्तों वाला मामला है जी, अब वो हाफ इम्प्लीमेंट हो गया है, यानी वो 77 सीट्स जो हैं वो डी नोटिफाई हो गए हैं। तो अब इसका जो अगला मरला है उसके लिए तो आईनी तशरीह की जरूरत है इलेक्शन कमीशन के ख्याल में। नहीं, एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है क्या नहीं हो रहा, आप क्या कह रहे हैं, मतलब क्या नहीं हो रहा? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों को तो ये सीट्स नहीं मिल रही ना, आपका क्लेम ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलना चाहिए। देखें, अब वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो इंटरिम ऑर्डर है ना, इट्स नॉट अ फाइनल जजमेंट जी। इंटरिम ऑर्डर की हद तक तो इम्प्लीमेंट हो गया ऑर्डर, ठीक है, लेकिन अब ये चीजें यहीं पे रुकी रहेंगी जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आती। अब फाइनल जजमेंट अगर आती है 2 तरह की आ सकती है, या तो वो ये आएगी कि जो इनको सीटें मिली हैं गलत मिली हैं, ये SIC की बनती थी, ठीक है जी, जो हमारा आर्गुमेंट है, या वो कहते हैं जी इनकी भी नहीं बनती, इनकी भी नहीं बनती। वो मुझे समझ नहीं आती क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वैक्यूम में ऑपरेट नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कोई प्रोविजन उसकी इंटरप्रेट करनी है, और हमारा यही है, हमारा आईनी हक का एक प्रोसीजर पे, एक टेक्निकल पॉइंट पे रिलाय करके आप एक आईनी हक किसी से नहीं छीन सकते, वो हमारी सीटें हैं। तो जब फाइनल जजमेंट आएगी तो फिर आपको पता लगेगा ऊंट किस करवट बैठ रहा है। तो इनकी तो सीटें बनती नहीं है, इनकी 2/3 मेजोरिटी जिन्होंने एक तो पहले फॉर्म 45 के बाद 47 के थ्रू इन्होंने 100 सीटें ले ली, अब इनका दिल कर रहा है कि 25 और ले लें। तो पूरा प्लान करके 226 के ये उस पे पहुंचे हैं, फिगर पे पहुंचे। अब 226 बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 224 इज 2/3 मेजोरिटी। अब 224 पूरे करके इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, ये क्या करना चाह रहे थे, किसको फायदा देना चाह रहे थे, क्या आईनी तरमीम लाना चाह रहे थे, क्या हमें काफी खबरें तो आई कि ये आ रहा है, खैर ड्राफ्ट पेपर तो नहीं आया, लेकिन इनकी बातों से लग रहा था, जैसे इरफान कादिर साहब ने भी कह दिया, तारड़ साहब ने भी कह दिया कि कोई आईनी तरमीम आ रही थी, कोई एक्सटेंशन आ रही थी। तो खैर फिलहाल तो एक्सटेंशन का फ्यूज जो है वो जल चुका है। अब देखें, लेट्स सी हाउ सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड्स, और हमारा राइट अगर हमें मिलता है तो ऐसी किसी एडवेंचर मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहा। सही है। एक मामला जो आपके इलेक्शंस से मुतालिक है, PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन से, उस पर जरा हम बहुत दिन से ये सवाल उठा रहे थे कि सवाल है क्या, एतराज़ क्या है। तो आज वो हमारे सामने है, जरा वो 7 सवाल मैं अगर पहले नाज़रीन के सामने रख दूं, फिर मैं आपके सामने रखता हूं। देखिए, जो इंटर पार्टी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ने PTI के 7 सवाल उठाए हैं। पहला सवाल यह है कि PTI इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208(1) के तहत 5 साल में इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, लिहाजा इसका इंतजामी ढांचा खत्म हो गया है। इस वक्त PTI का बतौर सियासी जमात क्या स्टेटस है? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल यह है कि रजिस्टर्ड सियासी जमात को इलेक्शन एक्ट के मुताबिक मतलूबा दस्तावेजात 60 यौम के अंदर जमा करवानी होती हैं, ताहम दस्तावेजात जमा न करवाने पर समाअत का मौका देकर इलेक्शन कमीशन पार्टी का इंदराज खत्म कर सकता है। क्या PTI का इंदराज खत्म करने की कार्रवाई शुरू की जा सकती है? तीसरा सवाल यह है कि क्या PTI जनरल बॉडी इजलास विफाक, सूबों और मकामी सतह के तमाम अरकान के इलेक्टोरल कॉलेज पर हुआ था? क्या जनरल बॉडी इजलास सेक्शन 208(3) के मुताबिक था? चौथा सवाल है कि PTI ने 31 जनवरी 2024 को इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया। PTI आइन के मुताबिक जनरल बॉडी की जानिब से इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करने का क्या स्टेटस है? क्या इस जनरल बॉडी इजलास में चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया था? पांचवा सवाल यह है कि क्या इस चीफ ऑर्गेनाइजर रऊफ हसन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिफाई किया गया? जनरल बॉडी की जानिब से चीफ ऑर्गेनाइजर्स की तैनाती जायज है? क्या वो CEC मुकर्रर कर सकते हैं?
छठा सवाल यह है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक मौसूल 5 दरखास्तों पर आपका क्या मौक़िफ़ है। और 7वां सवाल है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, इस फैसले की रोशनी में पीटीआई के पास इंतखाबी निशान नहीं, इलेक्शन एक्ट पार्टी इलेक्शन ना कराने पर जुर्माना आयद करता है, इस सूरत में क्यों ना पीटीआई पर जुर्माना आयद कर दिया जाए। ये 7 सवाल हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उठे हैं, जिसका जवाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देना है। अबू सलमान न्याय साहब, ये क्यों सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे आप? नहीं, जवाब तैयार हो गया, मेरे ख्याल से शायद मीडिया पे नहीं आया, अभी आ जाएगा जवाब इसका। सेटिस्फाई की बात नहीं है। देखें, अब अगर मरीज ही ठीक होना ना होना चाहे तो जो मर्जी दवाई दे दे वो ठीक नहीं हो सकता। मरीज कौन है इस केस में? इलेक्शन कमीशन ही है ना। ठीक है जी, देखिए आप खुद देख लें, अपनी रिसर्च कर लें, पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर किसी पार्टी ने इस तरह डिटेल तरीके से कराए हों तो आप मुझे लिस्ट ला के दे दें अगर किसी ने कराए। पहले कराते रहे होंगे शायद। नहीं देखिए, लेकिन इस मर्तबा जो हुए हमने बहुत मेहनत की है। ठीक है, हम जो मर्जी कर ले, इलेक्शन कमीशन ने उसके अंदर पूरा तहैया किया हुआ है। हम तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन जो है, देखें ये वो वकील नियत को कैसे जज कर सकते हैं? वो इलेक्शन कमीशन, आप नियत को जज कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन। देखें, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन की नीयत ठीक नहीं है। नीयत अगर आपके एक्ट्स एज पर लॉ ना हो, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई ना करें और आप दो पार्टीज में फर्क करें, एक के लिए कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंट हो और मेरे लिए स्टैंडर्ड डिफरेंट हो, तो नीयत तो आपकी खराब नजर आ रही है ना। नीयत जो होती है इन्फर ही होती है ना, फैक्ट्स में तो नहीं होती। आपको पता लग जाता है अगले के एक्शंस देख के कि किस तरह उसमें डिस्क्रिमिनेशन है, तफर्रुक है, कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड है इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, पीटीआई के लिए डिफरेंट है, पीपल्स पार्टी के लिए डिफरेंट है, तो जाहिर बात है लेकिन आपको नीयत ही नजर आएगी ना। ये सारी बातें कहने सुनने को तो अच्छी है, लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में तो आप शायद इसका कोई। सर मैं आपको बताऊं, ये इस कमरा भर जाएगा, इतनी फाइलें इकट्ठी हुई हैं इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। गौहर साहब, रऊफ हसन साहब दिन रात काम करते रहे हैं, प्रॉपर इलेक्शन प्रोसेस हमने फॉलो किया है, सारा कुछ किया है। अब फिर मैं वही कहता हूँ ना, ये वही इलेक्शन कमीशन है जो रातों रात बल्ले का साइन भी छीन लेता है आपसे। तो वही इलेक्शन कमीशन है जो आरोज़ा आप पे इम्पोज कर देता है ब्रोकरेसी से लेके। वही इलेक्शन कमीशन है जो फेल हो जाता है कि वो इलेक्शन प्रोसेस आपका इंश्योर करे कि फ्री एंड फेयर है। फॉर्म 47 वाला इलेक्शन कमीशन है। तो जाहिर बात है फिर इलेक्शन कमीशन तो वही है ना, चेंज तो नहीं हुआ। तो हम तो एग्रीव्ड हैं इलेक्शन कमीशन से। इमरान खान साहब ने इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस फाइल किया हुआ है हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो हम तो एग्रीव्ड हैं। तो अब हमें मुझे बताए, हम जाहिर बात है फिर हम कोर्ट में जाते हैं जब हमें लगता है इलेक्शन कमीशन काम ठीक नहीं कर रहा। इतनी मेहनत करके भी अगर आपको लगता है, कोर्ट में गए, अच्छा जितना कोर्ट ने भी कहा कि आपके इलेक्शन ठीक नहीं हुए, बदला ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सर वो अब आप चलें इलेक्शन कमीशन की। अच्छा मुझे बताएं, आपको कोई अभी तक कोई शख्स मिला है आपके इर्द गिर्द, कोई पॉलिटिकल कमेंटेटर, कोई वकील? 90% या 95% लोग, इवन वो लोग जो पीटीआई के मुखालिफ भी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि पीटीआई का जो बल्ले वाला फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो ठीक नहीं है, उसमें मसाइल हैं। आप सुन लें, असतूर साहब को सुन लें, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि करंट चीफ जस्टिस की बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन वो भी इस फैसले को कंट्रोवर्शियल कहते हैं। तो अगर वो फैसला ही हमारी नज़र में, हमें इख्तलाफ है, वो गलत फैसला है, मानना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मजबूरी है, लेकिन हम उससे एग्री नहीं करते। और ये तारीख ही साबित करेगी कि वो फैसला गलत था। वो उधर ही खड़ा होगा जहाँ पे मौलवी तमीज़ुद्दीन का केस खड़ा है, जहाँ पे 200 का केस खड़ा है, जहाँ पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस खड़ा है, उन्हीं के साथ खड़ा होगा। उसकी लेगेसी वही है उस फैसले की, लेकिन ये तारीख आएगी तो बताएगी। साथ एक बात कह दूँ, इलेक्शन कमीशन ने जितना ध्यान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे दिया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने पे, अगर इतना ध्यान पाकिस्तान के आइन पे दिया होता, इस वक्त ये फॉर्म 47 से आई हुई हुकूमत जो थी, मैंडेट थी, वह हम पे मुसलत ना होती। मुल्क का इलेक्शन प्रोसेस को पूरी दुनिया कहती, EU भी कह रहा है फेयर, फ्री एंड फेयर नहीं था, हर कोई कह रहा है, हर तरफ से बयान आए, आप लोग भी कह रहे हैं, न्यूट्रल लोग भी कह रहे हैं जो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, वो लोग भी कह रहे हैं कि इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं था, ये मैंडेट थीव्स हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन अपनी असल ड्यूटी करता, आर्टिकल 218 आइन का कहता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर कराना, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर होता एज कंपेयर टू हमारे इलेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। मुल्क के इलेक्शन पे 55 अरब रुपया लगा है, बहुत शुक्रिया, फोकस नहीं किया। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बुखारी साहब, आजकल एक बहुत बड़ा मौजू बना हुआ है तौहीन अदालत। आज या जजेस पर दबाव, आज 2 बेंचेस भी इस सिलसिले में बनाए गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पर के हवाले से तौहीन अदालत की समाअत करने के लिए। फिर एक जज का खत भी सामने आया है, उस पर अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि यह तासुर दुरुस्त नहीं है कि अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान में कोई प्रॉब्लम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या लाहौर हाई कोर्ट हो या दीगर हाई कोर्ट्स हो, वहां से भी अपनी रिकमेंडेशंस दी गई हैं। आप मजमूई तौर पर इस मामले को कैसे देखते हैं? क्या वाकई अदालतों के उमूर में मुदाखलत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान का एक बड़ा मसला है? शुक्रिया। गुजारिश है कि पाकिस्तान का आइन मौजूद है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, और फिर वो स्टेट ऑर्गन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस हैं, वो को भी पैरामीटर्स डिफाइन करता है। बिलाशुबा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो जमहूरियत की भी एहसास है और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी देखना पड़ेगा कि एक अदालत दूसरे अदारे की अथॉरिटी में ट्रांसग्रेस तो नहीं करता। बिल्कुल इंसाफ फराहम करना अदालतों का काम, कानून की तशरीह करना, इंटरप्रेट करना उनका काम, आइन की तशरीह करना सुपीरियर जुडिशरी का काम, लेकिन कानून साजी उनका काम नहीं है। और जहाँ पे माजी में कानून साजी के हवाले से मुदाखलत की जाती रही और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने की कोशिश की गई या रीराइट किया गया, तो फिर मैं समझता हूँ कि फिर इस किस्म के मामला चल पड़ते हैं। हर अदारे को, हर स्टेट ऑर्गन को अपने दायरे अख्तियार में रह के काम करना चाहिए। सही है। और आप समझते हैं कि इसकी पूरी प्रोब होनी चाहिए कि जजेस का दबाव का जो दावा है वो किस हद तक दुरुस्त है और क्या अमली तौर पर यानी वाकई क्या दबाव मौजूद है? क्योंकि अब जो ख़त सामने आ रहे हैं, जैसे आज जैसे बाबर सत्तार के ख़त के हवाले से अनवर मंसूर साहब को मीडिया पर आकर बयान जारी करना पड़ा है। देखिए, ये जो मामलात हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज जुडिशरी की अपने हाई कोर्ट्स पे और सुप्रीम कोर्ट पे भी हैं। ये मामलात उनमें डिस्कस हो सकते हैं और ये ख़त व खिताबत करना और उस पर फिर मीडिया पे आना, ये तो फिर पब्लिक एटलाज को भी फिर कमेंट्स आते हैं। फिर ये सोशल मीडिया का जो मामला चल पड़ा है उसको भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऐसी बातें, बहुत सारी बेहुदा बातें भी सोशल मीडिया पे जा रही हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि उसके भी लिए लॉ बनाना और लॉ इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये जो ख़त पहले लिखा, क्योंकि उसका मामला ऑलरेडी सब जुडिस है बिफोर सुप्रीम कोर्ट, और उस पर भी एक डाइवर्जेंट व्यूज़ भी जो रिमार्क्स आ रहे हैं ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वो सामने, लेकिन वर्डिक्ट तो नहीं आई। और उसी में से एक आध बात सामने ये भी आई कि इन जजेस को अगर इन पे दबाव था या इनकी डिफरेंस थी तो कंटेम्प्ट का कार्रवाई करते या नोटिस देते, और उसी को ज़हन में रखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस के हवाले से कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी हैं। तो ये मोहतात अंदाज से ही चलना पड़ेगा और आइनी जो प्रोविजंस हैं जो उसको ज़रूर सामने रखना पड़ेगा। लेकिन ये इस मुल्क में बुनियादी हकूक़ की जब बात होगी तो ऑब्वियसली जब कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ट्रांसग्रेस करती है या फंडामेंटल राइट्स की डिनायल होती है तो उसको प्रोटेक्ट करना जुडिशरी का काम है। लेकिन जुडिशरी का काम चीनी की कीमतें मुकर्रर करना और फॉरेन पॉलिसी बनाना नहीं है। सही है। आजकल नईर बुखारी साहब, ग्रैंड डायलॉग की बात चल रही है सियासी जमातों के दरमियान, ख़ास तौर पर जो हुकूमती जमात है वो कह रही है क्या ये ग्रैंड डायलॉग करते हैं। आपके ख्याल में इसकी अमली सूरत आपके जहन में क्या है, या पीपल्स पार्टी के जहन में, कि अमली तौर पर ये कैसे मुमकिन होगा? इसका मैदान अमल कौन सा है? यानी ये आपको काबिल अमल चीज़ दिखाई देती है मौजूदा हालात में? बिल्कुल होनी चाहिए। अभी आगाज़ होता नहीं तो मीडिया पहले जंप इन कर देता है। अभी आगाज़ तो होने दे ग्रैंड डायलॉग का और आपको उसकी फेट सामने आ जाएगी
मैं अनएबल टू अंडरस्टैंड कि अभी एक बात निकलती है और उसके प्रॉस कॉन्स डिस्कस आप पहले करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो जो जिस ऑब्जेक्ट के लिए वो नेगोशिएशन शुरू होती है वो शायद अपने मंतकी इंतजाम तक नहीं पहुंचती। तो ग्रैंड डायलॉग तो होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज में होना चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप में होना चाहिए। और दुनिया में कोई इशू विदाउट डायलॉग रिजॉल्व हुआ है मुझे आज तक बता दें? ये पाकिस्तान की क्रिएशन भी फिर डायलॉग का नतीजा था ना। मीडिया में तो डिस्कशन इसलिए होती है ना कि ग्रैंड डायलॉग की बात भी आकर कोई मीडिया ही में करता है, मीडिया पर ही आके दूसरी तरफ से कहा जाता है कि जी हम तो ग्रैंड डायलॉग नहीं करना चाहते, हम तो फुलां से बात करेंगे। वो जो फुलां है वो भी आकर मीडिया पर ही कहता है कि इनसे बात नहीं होगी, तो फिर इस मीडिया पर डिस्कशन होगी ना जी। इसको आने तो दे ना, अभी आप कल डिस्कस करना शुरू कर देते हैं उसको, तो इस प्रोसेस को चलने दे जरा। सही है, मगर बुखारी साहब ये हो भी रहे हैं कि नहीं? क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो इनकार कर दिया होगा जी हम आपसे तो बात करना ही नहीं चाहते, तो फिर इसको इनिशिएट कैसे किया जा सकता है? देखे ना, फिर ये पॉलिटिक्स में मैच्योरिटी आनी चाहिए ना। अब मैच्योर पॉलिटिक्स तो ये है, जो सीजन्स पॉलिटिशियन है वो तो बिल्कुल गुफ्तो शनीद में बिलीव करते हैं, और हम समझते हैं कि मैं सबसे बड़ी मिसाल दे देता हूँ आपको 1977 की, कि जितनी कदावर शख्सियात उस वक़्त सियासत में, जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और आप नवाबजादा नसरुल्लाह, मुफ्ती महमूद साहब, इन्होंने PNE की मूवमेंट के नतीजे में डायलॉग नहीं किया। ये डायलॉग करना ये तो नहीं है कि कोई मुल्क दुश्मनी है या हम पॉलिटिकल लीडरशिप जो आपस में उनकी दुश्मनी है। ऑब्वियसली इस मुल्क के लिए सियासत, आप क्यों सियासत में आते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी क्यों फॉर्म करते हैं? ताकि आप अपनी कौम को सर्व कर सकें, आपका एक एजेंडा है, आप उस पर अमल दरामद करके कौम को डिलीवर कर सकें, आवाम को डिलीवर कर सकें। और अगर इस तरह आप की एरोगेंस होगी तो फिर तो मामला नहीं चलेंगे। और मैं उस शख्स को पॉलिटिशियन नहीं समझता जो डायलॉग और नेगोशिएशन में बिलीव नहीं करता। सही है बुखारी साहब, मगर कहा जाता है कि जो डायलॉग है उसका माहौल बनाना भी हुकूमत ही की जिम्मेदारी है। एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि तहरीक इंसाफ को कराची में एक जलसा तक नहीं करने दिया जा रहा, 1.5 महीने से वो इजाज़त मांग रहे हैं। कल सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उस पर उन्होंने, अकील अब्बासी साहब ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जी 2 तारीख को मौलाना जलसा करके चले गए, फुलां ने जलसा कर दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ को जलसा क्यों नहीं करने दिया जा रहा, आखिर क्या वजह है? तो आप नहीं समझते सर, एक सियासी जमात को, आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, कराची में जलसा करने से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना किसी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के, और जो राइट्स है पॉलिटिकल पार्टीज को, वो बिल्कुल उनको मिलने चाहिए। तो बुखारी साहब, आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत इजाजत ना देके गलत कर रही है PTI को? नहीं, उसके कुछ बिल्कुल रिजर्वेशंस होंगी, कोई अप्रीहेंशंस होंगी, तो उसका उन्होंने इजहार किया होगा तब, क्योंकि मामला सब जुडिशल कोर्ट में, वो सिंध हुकूमत वहाँ जवाब दे देगी कि क्या वजूहत थी कि उन्होंने नहीं दिया। ठीक है ना, हर रिफ्यूज़ल के पीछे, उसके पीछे कोई ना कोई रीजनिंग तो होगी, तो रीजनिंग वो जाके बताया अदालत में। वो तो सर उन्होंने दिया ना जवाब, वो तो उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनको जलसे की इजाजत नहीं दी जा सकती। उस पर चीफ जस्टिस ने फिर ये सवाल आया कि ये सिक्योरिटी रीजन जो हैं वो 2 तारीख को होने वाले मौलाना के जलसे के लिए क्यों नहीं है, और ये बार बार क्या सिक्योरिटी रीजन है? उस रिपोर्टों को सिंध हाईकोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है, इसलिए मैं आपके सामने ये सवाल रख रहा हूँ। नहीं, अगर मुस्तरद नहीं किया ना, मुस्तरद करके तो फिर इजाजत दे दें, वो डायरेक्शन दे दें सिंध गवर्नमेंट को। आप देखें ना, आप अभी जजमेंट आई नहीं, आप उससे मुझसे पहले फैसला लेना चाहते हैं, तो सिंध हाई कोर्ट नहीं आ गई ना सर, कल इस पर समाप्त हो गए बुखारी साहब, उस पर जी वो तो उन्होंने कहा कि 10 दिन के अंदर आप दें, लेकिन मैं तो आपसे पॉलिटिकल क्वेश्चन कर रहा हूं ना कि क्या आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे नहीं समझते? आपकी हुकूमत है, आप ग्रैंड डायलॉग का माहौल चाहते हैं, लेकिन स्पेस देने को तैयार नहीं है जमात को। मेरा सवाल आपसे ये है। नहीं, हम तो माहौल चाहते हैं, लेकिन वो शख्स जो बात करना नहीं चाहता, उसको क्या माहौल हम फराहम करें?
जो कैटेगरिकली कहता है मैंने पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी, जो कैटेगरिकली कहता है एन से बात नहीं करनी, एमक्यूएम से बात नहीं करनी, वो किससे बात करना चाहता है? मोदी से बात करना चाहता है, नेतन्याहू से बात करना चाहता है, किससे बात करना चाहता है? वो गवर्नमेंट तो यही है, इनसे बैठ के बात करे वो। तो बुखारी साहब, इसका माहौल कौन बनाएगा? तहरीक इंसाफ बनाएगी या हुकूमत बनाएगी? इसके लिए हुकूमत ने ऑफर की और उसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए पीटीआई की तरफ से, उसकी लीडरशिप की तरफ से। आप उनके बयानात देखते हैं, उनके सीएम की केपीके के बयानात देखें, इस तरह सियासत होती है? ये मैच्योर सियासत है? मुझे तो समझ नहीं आ रही। ये तो डांग मारी वाली बात करते हैं ना। ऐसे निज़ाम हुकूमत नहीं चलता, ऐसे सियासत नहीं चलती। इन रवैयों से जमहूरियत को कोई परवान नहीं चढ़ा सकता। सही है। नहीं सर, लेकिन आप जब गवर्नर राज लगाने की बात करेंगे और इशारे देंगे कि गवर्नर राज लगाया जाएगा, तो फिर रद्दमल की तवक्को भी आप मेरा ख्याल कर सकते हैं। या गवर्नर राज को भी आप देख लें, उसके लिए क्या प्रोविजंस है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है। ऐसे हवा में गवर्नर राज लग जाता है जी। गवर्नर राज के लिए अगर जो अंदाजे, तो सर मैं यही तो कह रहा हूं कि जब गवर्नर राज नहीं लग सकता, आपकी इंटेंशन भी नहीं है लगाने की, तो फिर जब आपकी पार्टी की तरफ से ऐसे बयानात आएंगे, इशारे दिए जाएंगे, तो फिर ऑब्वियसली इससे सिर्फ एक ही चीज होगी कि सियासी तनाव बढ़ेगा, और तो कुछ भी नहीं। बात सुने आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो एक डिस्ट्रिक्ट से है, अपोनेंट है, एक मुकाबले में इलेक्शन लड़ते हैं, और मेरा ख्याल है वो उसने वजाहत भी कर दी गवर्नर के पीके ने कि वो नहीं चाहते। और आपको रिक्वायरमेंट देखे कि जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फेलियर हो जाए इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो सूबे के मामलात नहीं चला सकते हैं, तो फिर गवर्नर राज होता है और वफाक की जानिब वो इख्तियारात ले लिए जाते हैं। फिर उसकी अप्रूवल पार्लियामान देती है, सूबाई असम्बली देती है, उसकी बहुत सारे प्री रिक्विजिट्स हैं। ये खाली हवा में बात करने से नहीं होता, और उसको एग्जामिन करने के भी तरीके हैं। तो इसको मतलब बजाय इसको डाइल्यूट करने के, अगर हम मीडिया में बैठ के इसको हवा देना शुरू करेंगे, तो ये जमहूरियत की खिदमत नहीं होगी। सही है, दुरुस्त फरमाया आपने सर कि ये बयान देने से सिर्फ माहौल ही ख़राब होता है और कुछ नहीं होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि निजकारी पर बात हो रही है, वज़ीर आज़म ने स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा बाकी तमाम सरकारी और हुकूमती इदारों की जो है वो निजकारी का ऐलान कर दिया है। इस पर पीपल्स पार्टी निजकारी के हवाले से हमेशा से मौक़िफ़ रहा है, बल्कि यकुम मई को यौम मजदूर के मौके पर यौम मजदूर के मौके पर बिलावल भुट्टो साहब ने फरमाया था कि हम निजकारी के मुखालिफ है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इन इदारों को चलाया जाना चाहिए। अब आपका क्या मौक़िफ़ है? पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल की है ये ऐलान करने से पहले हुकूमत ने? हमारा वही मौक़िफ़ है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मौक़िफ़ था, पीपल्स पार्टी का वही मौक़िफ़ है। तो पीपल्स पार्टी से राय अब ली गई है ताज़ा, इस पर मुशावरत हुई है? नहीं, मुशावरत हो रही हो, मुशावरत तो मेरी क़यादत के साथ वो करेंगे, पार्लियामान में इसको डिस्कस होगा, पार्लियामेंट में इसको डिस्कस होना चाहिए। लेकिन अब ये देखें ना, लुक एट द एटीट्यूड ऑफ मीडिया नाउ, कि जो एक बात क्लैरिटी के साथ पार्टी के हेड ने कर दी, अब आप उसमें से कीड़े निकालना शुरू कर दें, आप उससे उनकी सबॉर्डिनेट जो ऑफिस बेरर हैं उनसे वजाहतें शुरू कर दें। तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, मीडिया शुड अंडरस्टैंड कि पार्टी हेड ने एक स्टेटमेंट दे दी, दैट इज सफिशिएंट नाउ। नहीं, वो आपकी स्टेटमेंट तो आ गई है बुखारी साहब, लेकिन आज हुकूमत ने ऐलान कर दिया ना, हुकूमत कह रही है कि जी हम निजकारी करने जा रहे हैं तमाम इदारों की, तो अब आपका इस पर टेक क्या होगा, ये आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखिए, हमारा टेक होगा कि जब हुकूमत हमसे रजू करेगी, मेरी क़यादत से, हमारा पॉलिसी साज अदारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें वो डिस्कस हो जाएगा। जो अदारों के हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मौक़िफ़ है वो पार्टी का मौक़िफ़ है, और अगर मज़ीद उस पर गुफ्तगू शनीद करना चाहेगी हुकूमत, तो मेरी क़यादत से जब वो बात करेगी तो क़यादत से इसी में डिस्कस कर लेगी उसको। लेकिन फिल वक्त जो मौक़िफ़ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का है, पीपल्स पार्टी का वही मौक़िफ़ है।
वही आपका मौक़िफ़ है। सर ये बताइए कि काबीना का हिस्सा पीपल्स पार्टी बन रही है, क्योंकि पिछले चंद दिन में दोबारा ये खबरें चली हैं कि बस फैसला हो गया है, कुछ चीज़ें डिसाइड हो रही हैं, बस आ रहे हैं आप? यार ये नहीं, ये टाइम एंड अगेन हम जवाब दे चुके हैं इसका, कि पिछले 15 दिनों से मैं तो जवाब दे चुका हूँ। लेकिन अगर आपकी नज़र से वो मेरा बयान नहीं गुजरा या मेरा मौक़िफ़ नहीं गुजरा तो आई एम सॉरी फॉर इट। लेकिन हमारा वो बयान है कि हमारी CEC फैसला पहले भी किया था, हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। अब भी जो फैसला अगर अप्रोच किया जाएगा तो CEC हमारी फैसला करेगी। लेकिन ये ऐसा सवाल घिसा पिटा हो चुका है कि पिछले 15 दिनों से हम जवाब दे देंगे, थक गए हैं। लेकिन आई डोंट नो मीडिया वाई डजंट अंडरस्टैंड मीडिया। एक ऐसा सवाल है ना कि इस पे रोजाना कोई ना कोई अपडेट आ जाती है, इसलिए सवाल ताज़ा हो जाता है, इसलिए आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि फिर से कोई खबर आती है कि जी पीपल्स पार्टी और उसकी मुशावरत चल रही है नून लीग की, बल्कि यहाँ तक भी आप तरदीद कर रहे हैं कि विद इन पार्टी फ्रिक्शन क्रिएट की जाए। आपकी कोशिश ये होती है कि विद इन पार्टी फ्रिक्शन की जाए और हेडलाइंस बनाई जाए। फॉर गॉड सेक इस मुल्क को सर्व करें, इस मुल्क के इंटरेस्ट को सर्व करें, इसलिए इस मुल्क को सर्व करें, इस मुल्क के इंटरेस्ट को सर्व करें, हेडलाइंस बनाने की कोशिश ना किया करें। बिल्कुल सही है ये सर, आपकी ये आप और हम अपनी कैपेसिटी में अपनी नीयत तो यही रखते हैं कि मुल्क को सर्व किया जाए। मैं आपकी नीयत पे जैसे कि डाउट नहीं कर सकता, इसी तरह यकीनन आप मेरी नीयत पे भी डाउट नहीं कर सकते। और मेरा सवाल पूछने का मकसद क्या है, अब आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, मैं उससे खिलाफ भी नहीं करूंगा, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन कतन हमारी ये कोशिश नहीं है कि कोई इसमें कोई रिफ्ट क्रिएट किया जाए या कुछ और इसका मकसद हो, या मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाए, खुदा न खास्ता। ये बता दीजिए सर कि पिछले दिनों जजेस की मुलाजमत में तोसी के हवाले से खबरें चलती रहीं, और जजेस की अपॉइंटमेंट पे एक तरमीमी बिल पे काम भी होता रहा, जिसको खुद एतराफ़ किया तारड़ साहब ने भी। ये बताइए इस सिलसिले में क्या पीपल्स पार्टी से किसी भी लेवल पर मुशावरत हुई है? देखिए ये इशू बहुत पहले इसको हम रिस्पॉन्ड कर चुके हैं, शायद आपने फिर वो हमारा रिस्पॉन्स आपकी नज़र से नहीं गुजरा। ये सारे मामलात पार्लियामान में आएंगे, तो पार्लियामान में आएंगे तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे उस पर। लेकिन हम पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के पीपल्स पार्टी कभी उसके हक में नहीं रही। ठीक, बिल्कुल सही है सर। आप आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये कश्मीर के मामले पर जो हुआ, ज़रदारी साहब ने अपनी पार्टी को वहाँ पर बुलाया भी है, ये आपकी ओवरऑल इस पर क्या कंक्लूजन है कि ये कश्मीर के मामलात को, आज़ाद कश्मीर में इसको मिस हैंडल किया गया है, ये हुकूमत से सही तरीके से चीज़ें ठीक नहीं हुई, या हुकूमत आकर मुजाहिरीन की वजह से फंस गई, ये क्या हुआ है ओवरऑल? अभी देखें वो इशू अब रिजॉल्व हो गया है, वो इशू रिजॉल्व हो गया है बिल्कुल बिलाशुबा। बतौर सेक्रेटरी जनरल हमने बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब से और रिक्वेस्ट की गई थी, उनको कन्वे किया गया था, चेयरमैन बिलावल को कन्वे किया गया था, हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी को मौका मिला प्रेसिडेंट साहब से मिले, और वो फिर ऑब्वियसली कल गवर्नमेंट की अपनी कमेटी का प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग प्रेजाइड की और इशू रिजॉल्व हो गया है। और हम समझते हैं कि अब हम बेहतरी की तरफ आगे चलें, बजाय जो माजी में किसी साइड से भी कोई दुरुस्त इक़दाम नहीं उठाए गए, तो उनको अब ज़ेर बहस लाने से बेहतर है कि जो डिसीजन हो गए हैं उसको खुशाइंद करार दिया जाए और लोगों को रिलीफ मिल गई है तो वो रिलीफ मरहला आवाम तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। देखेंगे IMF की जो रिपोर्ट सामने आई है, IMF पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, किन चीज़ों पर कमेंट कर रहा है, क्या जो सियासी मामला पर कमेंट करना वो IMF के दायरा कार में आता है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुशामदीद। डॉक्टर साहब, एक IMF की रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 8 फरवरी के बाद भी पाकिस्तान में बेचैनी मौजूद है और इस्तेहकाम की कमी है, और जो पॉलिसी इस्लाहात लाई जा रही हैं शायद इस माहौल में उनको इम्प्लीमेंट करना, उसका नफाज करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये सवाल जब मैंने कल रखा, खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ शो में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि जी हम कत्तन मुस्तरद करते हैं IMF की इस तरह की किसी भी रिपोर्ट को, क्योंकि उनका कोई काम ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के ऊपर कॉमेंट, पाकिस्तान के सियासी मामलों पे कमेंट करें। मेरा पहला सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये है कि IMF का काम है या नहीं है कि वो इस तरह की रिपोर्ट जारी करे या पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिचुएशन पे कमेंट करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ट्रेडिशनली तो ये बात दुरुस्त है कि कोई भी एंगेजमेंट विद द इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है और उन्हीं का फ़र्ज़ बनता है कि इसको आगे लेकर चलें। पर पाकिस्तान के केस में बिकॉज एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसमें कोई शक नहीं है, तो उन्होंने तो तीनों पार्टी से एंगेज कर लिया है और करते रहे हैं, और तीनों पार्टीज़ ने इसका जो मुस्बत पहलू निकला है वो ये है, एक्सेप्ट कर लिया है कि फ़ंड का प्रोग्राम नागुज़ीर है पाकिस्तान के लिए। मैं बार बार सबको समझाता हूं कि इसमें कोई दो आरा नहीं है। असद जो इसमें डीपर बात अब वो कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि अगर ये अनसर्टेनिटी जो पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं या इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत की कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर एज वेल एज द टेक्निकल एटमॉस्फेयर आड़े आता है, तो क्या जो इस्लाहात का इतना बड़ा एजेंडा दरकार है वो हम कर पाएंगे कि नहीं। ऑनेस्टली मैंने अभी एक पर्चा पाकिस्तान पे लिखा है और मैं खुद ये कहता हूँ कि ये एक सोच जो है इसको तो आप अलहदा नहीं कर सकते, इसलिए कि अभी भी आप देखें, आपने एक ताजिर दोस्त स्कीम उनके साथ वादा किया, इसको ज़रा प्रोफेशनली समझें। आपने उनको लिख कर दिया MEFP में, जो आपने उनके साथ साइन किया कि हम एक ताजिर दोस्त स्कीम के नाम से 30 से 32 लाख ताजिरों तक पहुंचने की कोशिश फॉर रजिस्ट्रेशन करेंगे। असद पहले माह में 73 या 75 और अब तक 650-700 तक अगर आप पहुंचेंगे तो शुड आई बी रेजिंग अ कंसर्न कि आपकी कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट रिफॉर्म्स है, आपकी कैपेबिलिटी के अलावा क्या एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। दैट्स ऑल दे आर सेइंग। नाउ आपको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है, एक प्रोग्राम की गुफ्तगू शुरू हो गई है। अभी भी याद, लेकिन डॉक्टर साहब किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का होना या ना होना, ये IMF को प्रोग्राम देने के लिए क्यों, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना? इसलिए कि इस्लाहात का जो एजेंडा इस वक्त जो डेप्थ और ब्रेड्थ चाहिए पाकिस्तान में, प्राइवेटाइजेशन करनी है, डीरेगुलेशन करनी है, पाकिस्तान के जो FPR की इस्लाहात करनी है, पॉलिसी को मुसावी बनाना है, फेयर बनाना है, एक्विटेबल बनाना है, जो एलीट कल्चर है उस पे जाके टैक्स लगाना है। ये आसान चीज़ें तो नहीं हैं। अगर आपने इनकम टैक्स की बजाय एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की तरफ जाना है, अगर आपने ये सब काम करने हैं तो पॉलिटिकल विल तो दरकार होगी। मैं हमेशा IMF और बाकी इदारों को ये भी कहता हूँ कि इसके साथ साथ ये देखिए कि क्या कॉम्पिटेंस भी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस टू डिलीवर ऑन ऑल दीज। तो अगर आप इस सब चीज़ को इकट्ठा करें तो फिर यही IMF का प्रोग्राम जो आज हो रहा है, इसमें जो पावर सेक्टर डेट है वो 2700 अरब का है। मैं अच्छी तरह याद रखता हूं इस बात को, जब 13-16 का प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम मैंने एंकर किया है पाकिस्तान के लिए, हम 325 अरब रुपए पे खड़े हुए थे। मुझे बताइए कंसर्न होना चाहिए कि नहीं। अब जहां पे खड़े हैं, अभी आप एक प्रोग्राम निगोशिएशंस में भी नहीं है, अभी तो आप फ्यूचर के कोर्स को चार्ट कर रहे हैं। तो आपको उनको यकीन दिलवाना है कि यू हैव अ प्लान इन माइंड, यू हैव अ इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क इन माइंड, यू हैव द पॉलिटिकल विल एंड यू आर गोइंग टू पुट टुगेदर द कॉम्पिटेंस टू डू दिस। असद, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक। ये प्रोग्राम इतनी आसानी से नहीं होगा। आप उनकी जो रेज रेप की स्टेटमेंट भी देखें तो वो कह रही हैं कि नेथन पोर्टर आए हुए हैं ऑन एन एंगेजमेंट के फ्यूचर कैसे एंगेज होगा पाकिस्तान का और IMF का। सो वन हैज़ टू ट्रेड दिस वेरी केयरफुली। ये एक तरह से एक
रिएक्शन टू द प्रोग्राम समझ लें। आई वुड हैव होप्ड कि ये प्रोग्राम नेगोशिएशंस में तब्दील हो जाए एट सम स्टेज, और हो भी सकता है। हमने 13 में भी यही किया था। वो आर्टिकल 4 नेगोशिएशंस के लिए आए हुए थे, हमने उसको प्रोग्राम नेगोशिएशंस में तब्दील किया और फौरी तौर पे प्रोग्राम कर लिया। PMLN की गवर्नमेंट थी। सो यू नो दिस इज द वे पाकिस्तान हैज टू गो। देखिए, पाकिस्तान को दुनिया को कन्विंस तो करना है कि आप इस्लाहात पे सीरियस हैं। दुनिया को तो छोड़ें असद, आपको अपनी कौम को ये बात कन्विंस करनी है कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे और GST पे आगे नहीं जाएंगे, आप पर्सनल इनकम टैक्स पे आगे नहीं जाएंगे, आप मरात याफ्ता तबके पे ही टैक्स लगाने में आगे नहीं जाएंगे, बल्कि आप वाकई जो टैक्स एग्जेम्पशंस हैं उनको छेड़ने जा रहे हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। सो आई थिंक द गवर्नमेंट हैज a plate which is quite full, और ये सब काम पाकिस्तान ने अब करके अपने लिए दिखाने हैं। जी डॉक्टर साहब, ये तो सब पाकिस्तान ने करना है, लेकिन दो चीजें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो देखिए, आप अभी टैक्स की बात कर रहे थे। हमारे यहाँ एक तस्वुर ये है कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उन्हीं पर मजीद बोझ डालो, नए लोगों को टैक्स नेट में लाना एक बड़ा अजाब लगता है। हम फाइलर और नॉन फाइलर की बहस में भी पढ़ते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि मोबाइल सिम्स जो हैं उसको भी ब्लॉक करने की बात हुई। फिर आज के अखबार में खबर यह है कि अगर आप 100 रुपए का बैलेंस लोड करेंगे तो आपको 90 रुपए टैक्स कटेगा अगर आप फाइलर नहीं हैं तो। फिर जब हम सैलरीड पर्सन बात करते हैं तो IMF शायद ये कह रहा है कि 35% सैलरीड जो है उसके उस पर 35% कर दी जाए। तो सारा जो हमारा इस वक्त फोकस है वो सैलरीड क्लास पे या पहले से टैक्स देने वालों पर है, या हम नए लोगों को शामिल करने के लिए अमली तौर पे कुछ कर पा रहे हैं टैक्स नेट में? तो देखिए ना, आपने बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो सामने रखती हैं। अब बात असल में ये है कि पाकिस्तान ने ये तय करना है कि क्या फेयर इक्विटेबल निज़ाम बनाना है टैक्सेशन का, क्या आसान निज़ाम बनाना है टैक्सेशन का, क्या टैक्स एफिशिएंसी सिस्टम में लानी है, क्या प्रोविंसेस जिनके पास अर्बन मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और रियल एस्टेट का टैक्स मौजूद है, वो 800 अरब ही कलेक्ट करेंगी और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में 4-5 अरब रुपया ही कलेक्ट करेंगी। 0.8% ऑफ GDP कलेक्शन है प्रोविंसेस की। मेरा ख्याल है 1.5 से 2.5% ऑफ द GDP की गुंजाइश है, यानी कि 2 से 2.5 हज़ार अरब। टैक्स टू GDP FPR का 9% है। अगर हम वाकई ही एक्सपैंड करें और अगर हम अपने टैक्स गैप्स को कम कर सकें उन एरियाज में जहाँ पे चोरी चकारी हो रही है, इसको टैक्स गैप आसानी से यही है कि जहाँ पे टैक्स एवेजन है, सेल्स टैक्स में भी टैक्स एवेजन है, इनको अगर आप कर सकें तो फिर ही एक मसावी निज़ाम होगा। अब ये करने के लिए मैं तो आज भी कहता हूँ कि हमने इतने FPR में एक्सटर्नल प्रोग्राम्स किए हैं। मैं यही एक पर्चा और लिख रहा था तो मैंने कहा यार, इतने प्रोजेक्ट्स इतने प्रोग्राम्स करके देख लिए हैं एक्सटर्नल, कभी ये भी करके देख लें कि एक FPR का चेयरपर्सन 3 साल के लिए अपॉइंट करके उसके साथ तय करें कि आप डिजिटाइजेशन का यूज़, ट्रैक एंड ट्रेस, POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल्स, ताजर्स को टैक्स नेट में लाना, इसका कोई प्लान सामने रखें ताकि वो ओनरशिप लें। आई थिंक हम जो C-suite जिसको मैं कहता हूँ, CEO, CFO, CTO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के अलावा चीफ फ्यूचर ऑफिसर, ये सब स्वीट मिस कर गए हैं। हम उन लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालना चाहते, बल्कि अभी भी एक्सटर्नली लेड प्रोग्राम्स के थ्रू ही इन अदारों को ठीक करना चाहते हैं। किसी मुल्क ने असद कभी भी तरक्की नहीं की। तरक्की इंटरनल स्टेक होल्डर से आती है। तो डॉक्टर साहब, ये अभी जो मैंने हवाले के एक रेफरेंस देते हुए 2-3 चीजें उठाई, मैं जरा चूंकि इसमें कॉमन पब्लिक का बड़ा इंटरेस्ट होता है, आपके ख्याल में 35% टैक्स फॉर सैलरीड पर्सन, ये एक जस्टिफाइड एक सही चीज है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि ऐसी प्रोग्रेसिविटी होनी चाहिए टैक्स में। बहुत क्लियर हूं मैं इस पे। प्रोग्रेसिविटी से मतलब ये है कि जो लोअर तबके हैं, मैं ये कहता हूं आपके प्रोग्राम में, एंड द IMF folks must hear this from us. Pakistan in the last 2 years, a person earning 100,000, his buying power today is decreased to 61,000. If Asad was earning 100,000 rupees on June 2022, today when this financial year ends, his buying power will be 61,000. So the tax bracket where you put a tax of 50,000, जिसमें हम taxation शुरू करते हैं, I think should be enhanced to 70,000. So अब ये काम असद, here's the important part. ये तो आपने चीजें IMF के साथ negotiate करनी है ना. Have a team, have a program,
which is homegrown and then tell सही है। the IMF folks कि डॉक्टर this is साहब what एक we मसला want. हमारा ये है कि हम पॉलिसीज बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंटेशन करना हमें नहीं पता होता वो कैसे होगी। मसलन जैसे अभी मैंने मिसाल दी कि एक पॉलिसी बनती है कि अगर कोई नॉन फाइलर है तो वो अगर 100 रुपए का बैलेंस लोड करवाएगा तो उसको 90 रुपए कट जाएंगे, सिर्फ 10 रुपए मिलेंगे। अच्छा, अब ये पॉलिसी हर शख्स पर, हर इंडिविजुअल पर इंप्लीमेंट होगी, उस शख्स पर भी जो दिहाड़ीदार मजदूर है। अब दिहाड़ीदार मजदूर के पास कोई बैंक अकाउंट मौजूद नहीं है, वो फाइलर नहीं है। मुझे नहीं पता घर में काम करने वाला खानसामा या ड्राइवर जिसको कैश में तनख्वाह मिलती है वो कैसे इस प्रोसेस का हिस्सा बनेगा, मगर वो कैसे मुमकिन होगा कि वो 100 रुपए का लोड करना तो हर कमजोर से कमजोर तबके की जरूरत है, इसको हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे? सो मैं इसीलिए गुजारिश करता हूं कि पावर का डेटा, गैस का डेटा, ट्रैवल का डेटा, जो परचेजेस हुई हैं वो डेटा, वो सब कुछ मौजूद है एफपीआर के पास। डेटा एनालिस्ट्स को रखिए और जो टैक्स देने के लिए हम समझते हैं जिन लोगों को हमें जाकर इवैल्यूएट करना है वो कीजिए, ना कि एक डिफ़िकल्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन से ये काम कीजिए। ये जो विदहोल्डिंग टैक्सेस हमने लगाए थे, इसका मकसद टैक्स कलेक्ट करना नहीं था सर, इसका मकसद तो हमें ये था कि हम इतनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें कि हम ये सारे को कोलेट करके उन लोगों तक पहुंच सकें। मैं आज भी कहता हूं सिम्स को बंद करना या ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा कमर्शियल डेटा हमारे पास डिस्कोज में ही पड़ा हुआ है। आप पावर बिल्स पे ही चले जाएं, आपके पास कितने 30-40 लाख तो कनेक्शंस हैं, तो आपको तो वहीं से सारा डेटा मिल जाएगा। अब ये है हार्ड वर्क जो आपने करना है। असद, मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से ये कहूँ कि अगर ये नहीं करेंगे तो IMF इज़ लुकिंग टू पुट टैक्सेशन मेजर्स जो कि 1000 से 2000 अरब हैं इन द नेक्स्ट 3 years। ये पाकिस्तान पे भारी पड़ेंगे। आप अपना होमवर्क करके उनके सामने मसावी, फेयर, इक्विटेबल टैक्स कि जो कर लें हम खुद कर लें तो बेहतर है, ना कि फिर उनको करना पड़ा तो फिर हमें बहुत तकलीफ होगी। यही आप कह रहे हैं ना? बिल्कुल दुरुस्त। बहुत शुक्रिया। और मैं ये पाकिस्तान जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।